फिर से एक बुरी खबर आई आई है छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में तरेम इलाके में सीआरपीएफ के जवानों की मुठभेड़ हुई नक्सलवादी अतिवादियों से। और अभी तक प्राप्त जानकारी के अनुसार 24 जवानों की जानें चली गई हैं और 30 से ऊपर लापता बताए जा रहे हैं। ये आंकड़ा बढ़ भी सकता है ज़ाहिर तौर पर, और बहुत ही दिल को दहला देने वाली खबर है, क्योंकि जो जवान हैं, ये एक साधारण व्यक्ति होता है जो अपनी रोजी रोटी के लिए, नौकरी के लिए वो फोर्सेस ज्वाइन करता है। हम सभी के आसपास इर्द गिर्द हमारे परिवारों में लोग होते हैं। मेरा खुद का मेरे परिवार का फौजी बैकग्राउंड है, तो मैं ये दर्द बिल्कुल समझ सकता हूँ। किसी के बेटे होते हैं, किसी के पति होते हैं, किसी के पिता होते हैं, और वो इस प्रकार अपनी सेवा को अंजाम देने दुर्गम इलाकों में रह रहे होते हैं। जब देश को जो सुविधाएं मिल रही हैं, राजनेताओं को, उन हुक्मरानों को जो सुविधाएं मिल रही होती हैं, उसका लेश मात्र भी इन्हें नहीं मिलता है। बहुत ही दुर्गम परिस्थितियों में ये अपना जीवन यापन कर रहे होते हैं, रोज़ी रोटी के लिए ये काम कर रहे होते हैं, और ऐसे में इतने बल्क में उनकी 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 जाने जाना, ये दिल को रुला देने वाली घटना है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली न ये पहली है और न ये आखिरी होने वाली है। हम पास में भी सुनते आए हैं, कभी 32, कभी 72, कभी 40, कभी 15, कभी 10, कभी 1 या 2। ये लगातार ये सालों से ये समस्या चलती आ रही है। नक्सलवाद आखिर है क्या? नक्सलवाद की समस्या का जन्म कैसे हो गया? ये समस्या सॉल्व की जा सकती है कि नहीं की जा सकती? आखिर ये लटकी क्यों हुई है? इसमें कौन सही है, कौन गलत है? आइए एक ओवरव्यू मैं थोड़े से आपको बताना चाहूँगा। दरअसल जब अंग्रेज़ों के अधीन था हमारा देश, उस समय अंग्रेज़ों ने जनजातीय और आदिवासी इलाकों से एक अनसेड पैक्ट कर रखा था। वो जनजातीय जो आदिवासी इलाकों के ट्राइबल एरियाज़ के मूल को, उनकी मानसिकता को शायद बेहतर समझते थे, और उन्होंने, आप देखेंगे कि चाहे वो दक्षिण में अन्नामलाई हो, नीलगिरीज हो, गोंड इलाके हों, भील इलाके हों, इवन संथाल परगना के इलाके हों, बहुत ज़्यादा उन्होंने दखल अंदाज़ी नहीं की कभी भी। अपने एडमिनिस्ट्रेशन को उन्होंने जनजातीय आदिवासी इलाकों में थोपा नहीं, बहुत ज़्यादा उन्होंने उस इलाकों में इंटरफेरेंस नहीं की, और जनजातियों को, आदिवासियों को अपना जीवन, अपना समाज अपने तरीके से जीने दिया। जो आदिवासी हैं वो, उनका जो लिविंग स्टाइल, और वो ऑब्वियसली आज के हम अर्बन एरियाज़ या इवन रूरल एरियाज़ से देखें तो वो बहुत ही सिंपलर होता है। वो प्रकृति के सानिध्य में नित रहते हैं। वो डेफिनेटली इस्तेमाल करते हैं नेचुरल रिसोर्सेज का। फॉर एग्ज़ाम्पल वो जंगल में रहते हैं, बिल्कुल वो जंगल की लकड़ी का उपयोग करते हैं, लेकिन वो जंगल की लकड़ी का इतना ही उपयोग करते हैं कि वो अपने जलावन के लिए करते हैं, ना कि वो उसे इंडस्ट्रियल लेवल पर प्रोडक्शन के लिए फैक्ट्रीज़ लगाकर और उस तरह से रौंदते हैं। प्रकृति को वो कभी भी उस प्रकार से नहीं रौंदते। अधिकतर जो आदिवासी होते हैं वो प्रकृति की पूजा करते हैं, और उनका मानना है कि वो जो नदी है, वो जो जंगल है, वो जो उनकी ज़मीन है, वो जो पहाड़ है, ये सब उनके लिए जीवनदायी हैं, और उसके साथ वो ब्रूटल कभी नहीं हो सकते। लेकिन अगर हम देखें कि जब ये सब चीज़ें तब चल रही थी, और उसके बाद जब देश की आज़ादी का लम्हा आया और ये खबरें फैली कि देश आज़ाद होने वाला है, पहले को जो आदिवासी इलाके थे वो ऑन पेपर उनकी ओनरशिप ऑब्वियसली तब डिसाइडेड नहीं थी, क्योंकि वो आदिवासी इलाके थे, कम पढ़े लिखे लोग थे, बहुत ज़्यादा वहाँ पर ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन इंटरफेरेंस नहीं करता था। तो जब जब देश आज़ाद होने लग गया, तो जो देश का कई व्यापारिक वर्ग था, जो अपॉर्चुनिटी जिसने देखी, और ये कहने की ज़रूरत नहीं है कि वो व्यापारी समुदाय कौन से रहे होंगे, किस इलाके से आते हैं, हम सभी जानते हैं, इसलिए कहने की ज़रूरत नहीं है। इन लोगों ने
ये माइग्रेट कर गए कई बार इन इलाकों में। उन्होंने जो पेपर वर्क है वो सरकार जब बनी तो अपने रसूख का इस्तेमाल करके, अपने धन बल का इस्तेमाल करके और अपनी ऑफ कोर्स शिक्षा का इस्तेमाल करके उन्होंने ये जो इलाके थे ये अपने नाम से लिखाने शुरू कर लिए। फॉर एग्जांपल एक जो चंक ऑफ लैंड था वो किसी एक आदिवासी का था, वो वहाँ पर पुरखों पुरखों के समय से वहाँ पर रहता आ रहा था, वहाँ पर खेती कर रहा था, वहाँ पर मवेशी पाल रहा था और जी रहा था। लेकिन एक नया व्यक्ति आता है किसी और राज्य से जो व्यापारी वर्ग का है और उसने वो ज़मीन जब पेपर वर्क करवाया गया तो वो अपने नाम पर लिखवा ली। तो इसी हिसाब से आप देखेंगे रिकॉर्ड्स में पाएंगे आज़ाद भारत में जो उस वक्त हुआ तो वो एक तरह से बंदर बांट हो गई। उसमें चाहे वो पहाड़ियाँ हों, चाहे वो खेत हों, जंगलात हों, यहाँ तक कि कई बार नदी, नहरें, तालाब, ये सब ऑन पेपर प्राइवेट लोगों को चले गए जो कि अधिकतर पूंजीपति व्यापारी वर्ग से अपना रिलेशन रखते थे। उन्होंने ये सब अपने नाम कर लिया। अब क्या हुआ कि जब सरकारें बनने लगीं तो ऑफ कोर्स सरकारें बन रही थी व्यापारी वर्ग के सपोर्ट से, उसके पास धनबल था, उसके पास सरकारें बनाने, गिराने, उम्मीदवारों को चुनाव लड़ाने और जिताने की शक्ति थी। उसने क्या किया कि अपने पपेट गवर्नमेंट्स आप कह सकते हैं या कम से कम अपना काम करने वाली गवर्नमेंट्स को उसने बैठाया जिसको आदिवासी हितों से कम लेना देना था। तो जो सरकारें बनी उन्होंने आदिवासियों को भूल करके इन लोगों के हित में काम ज़्यादा करना शुरू किया। और इन सरकारों ने जो क्या किया, अब ये जो पूंजीपति वर्ग था इसने अपने जो इन इलाकों को एक्सप्लॉइट करना शुरू किया। एक्सप्लॉइट कैसे करना शुरू किया इस पूंजीपति वर्ग ने, जो अगर आप देखेंगे कि ये जो जितनी भी नक्सल समस्या है, नक्सल समस्या कहाँ ज़्यादा है, चलिए एक नज़र डालते हैं। जो दक्षिण छत्तीसगढ़ का इलाका है, जो बस्तर का इलाका है वो है, इसमें विदर्भ का इलाका आता है जिसमें ख़ास तौर पे गढ़चिरौली जो महाराष्ट्र का ज़िला है वो आता है। काफ़ी समय तक तेलंगाना में, आंध्र प्रदेश में नक्सल आंदोलन काफ़ी प्रभावी रहा है, काफ़ी हिंसक भी रहा है। और जैसे हम उड़ीसा का एक बड़ा हिस्सा जो वेस्टर्न उड़ीसा है, वेस्ट नॉर्दर्न उड़ीसा है, जो सदर्न उड़ीसा है वो आता है इसमें, झारखंड का बहुत बड़ा भूभाग आता है इसमें, दक्षिण बिहार में नक्सलवाद का आंदोलन काफ़ी तेज़ रहा है, इसमें बंगाल का जो जंगल महल का इलाका है वो आता है, इसमें मिर्ज़ापुर से नीचे जो सोनभद्र रॉबर्ट्सगंज का इलाका है उत्तर प्रदेश में वो आता है। इन सभी में समानता क्या है? इन सभी में समानता ये है कि ये सभी के सभी नक्सलवादी जो इलाके हैं ये आदिवासी बहुल इलाके हैं। यहाँ पर गुर्बत बहुत ज़्यादा है, गरीबी बहुत ज़्यादा है, संसाधनों की, इंसान के जीने की लड़ाई वो बहुत ही तगड़ी है, बहुत ही ज़्यादा कठिन परिस्थितियाँ हैं जीवन की। यहाँ पर करप्शन बहुत ज़्यादा है, यहाँ पर शोषण बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे सुविधाओं का अभाव है। ये सभी इलाके नक्सल की जो कह सकते हैं कि पहचान बन गया है। और इसके अलावा एक और इसमें कॉमनैलिटी है। कॉमनैलिटी वो ये है कि ये जितने भी इलाके हैं, आप सोनभद्र से लेकर गढ़चिरौली तक कहिए और आप यहाँ पे बस्तर से लेकर वहाँ जंगल महल तक कहिए, तो ये सभी प्राकृतिक संपदा के रूप में कहीं पत्थर, कहीं बॉक्साइट ओर, कहीं आयरन ओर, कहीं तो ये सब जो कहीं जंगलात, तो ये जो रिसोर्सेज हैं, दीज रिसोर्सेज आर रियली रियली रिच एट दीज प्लेसेस। द नेचुरल रिसोर्सेज आर एक्चुअली फाउंड इन अबंडेंस इन दीज नक्सलाइट, सो कॉल्ड नक्सलाइट बेल्ट्स। एंड एक तरह से जो लड़ाई है वो इन प्राकृतिक संसाधनों को हड़पने वर्सेस प्रकृति संसाधनों के दोहन को रोकने की लड़ाई, आप एक तरह से जो दो खेमे आप कह सकते हैं वो ये हैं। जो आदिवासियों का इलाका है, आदिवासी फैक्ट्रीज लगाने में यकीन नहीं रखते, वो इतनी लंबे चौड़े स्तर पर माइनिंग एक्टिविटी को एंडोर्स नहीं करते, वो नहीं एंडोर्स करते कि उनकी पहाड़ी को डायनामाइट लगा के उड़ाया जाए, वो नहीं एंडोर्स करते कि उनके जंगलात को इरेज कर दिया जाए और उसे पेड़ों को वो इंडस्ट्री के लिए इस्तेमाल कर दिया जाए। तो ये जो, जबकि जो दूसरा व्यापारिक वर्ग है जिसने पेपर पर अपनी
पावर लिखवा ली, पावर हाथ में ले ली, अपनी सरकार का इस्तेमाल करके, कानून का इस्तेमाल कर, क्योंकि गैर कानूनी हो गया। जो आदमी पेपर पर जिसकी ज़मीन नहीं थी वो गैर कानूनी हो गया, जिसने पेपर पर उसकी ज़मीन हड़प ली, लिखवा ली, वो कानूनी हो गया। अब वो जो कानूनी हो गया वो अदालत से, सरकार से इस बात के आदेश लेकर आया। उसने सरकार की जो पुलिस फोर्सेस है, सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, उसको भी अपना कानूनन हक कब्जाने के लिए उसने उन फोर्सेस का इस्तेमाल किया, और यहीं पर ये फ्रिक्शन, ये घर्षण उत्पन्न हुआ। क्योंकि आदिवासियों की जो संस्कृति है, जो रोजी रोटी है, उसको बेदखल किया जाने लगा उनको, और उस वजह से आदिवासियों के एक अंदर रोष आया। उन्हें लगा कि उनकी जो भाषा, संस्कृति, उनके रहन सहन, उनकी जो जीवन की शांति थी, उसे लूटा जा रहा है उनके पास। और जाहिर तौर पर उन्हें जो इस तरह से बाहर से लोग आते दिखे, वो एक तरह से लुटेरे दिखे। और इस वक्त कहीं से कंसेप्ट जाहिर सी बात है आ गया कि उन्होंने पहले साधारण लड़ाइयाँ लड़ी, उन्होंने रोष दिखाया, उन्होंने विरोध किया, उन्होंने धरने वगैरह दिए, उन्होंने कई बार चुनाव लड़ने की भी कोशिश की, लेकिन इस तंत्र के आगे वो अपने आप को ठगा सा महसूस करने लगे, क्योंकि तंत्र हमेशा पावरफुल का सपोर्ट करा था। तो शायद कहीं इस हताशा में उनके हाथ फिर आर्म स्ट्रगल का फॉर्मूला लगा। मैंने कभी आर्म स्ट्रगल का फॉर्मूला एंडोर्स नहीं किया है, लेकिन मरता क्या ना करता, उनको ये समझ में आया कि उन्हें उनकी ज़मीन, उनका भविष्य, उनके बच्चे बचाने हैं, तो उन्हें आर्म्ड स्ट्रगल करनी होगी एक्सप्लॉयटेटिव फोर्सेस के अगेंस्ट। और इसके चलते हिंसा एक बड़े पैमाने पर फैलने लग गई। और ये क्योंकि सरकारें अक्सर पूंजीपतियों की तरफ से ही इनिशिएटिव लेती रही हैं, कभी फैक्ट्री बनाने के लिए बलपूर्वक खदेड़ती हैं, कभी मज़दूरों से उनके हक छीनती हैं, जो मज़दूर कभी आदिवासियों से उनके हक छीनती हैं, कभी आदिवासियों को उनकी ही ज़मीन पे मज़दूर, सस्ते मज़दूर बना देती हैं। और ये चीज़ें जो होने लग गई, तो इसके चलते ये बहुत बड़ा घर्षण देखने को साल 10 साल मिलता रहा। कांग्रेस आए, बीजेपी आए, या बीजू जनता दल आए, या शिवसेना आए, या झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार आए, कोई भी सरकार आए, बहुत ज़्यादा इनके हालात पे फ़र्क नहीं पड़ा। आदिवासियों के हालात पे बहुत ज़्यादा हुआ तो कुछ आदिवासियों के नाम पर कुछ लोगों ने ज़रूर मलाई काटी, लेकिन ओवरऑल आदिवासी समाज का कोई बहुत कल्याण नहीं हो गया। तो यहाँ तक हुआ कि सरकारों ने बहुत ही हिंसक तरीके से, बहुत ही गंदे तरीके से इन आदिवासियों को कुचलने की कोशिश की। हमें याद आता है कि छत्तीसगढ़ में जो डॉक्टर रमन सिंह की सरकार थी, उसने सलवा जुडम बनाया था। सलवा जुडम क्या था? वो एक अंडर एज लड़कों की फौज बनाई, उन्हें जो आदिवासी समाज से ही आते थे उसको उन्होंने रिक्रूट करके एक तरह से जो सिक्योरिटी फोर्सेस की मित्र फौज का नाम दिया, इन्फॉर्मर्स बनाए, उसमें उन्हें हिंसा की ट्रेनिंग दी। एक तरह से जो बच्चे थे उनको सरकार ने हिंसा की ट्रेनिंग दी और अपने ही समाज में लड़ने मरने के लिए झोंक दिया, जिसे बाद में अदालत ने बहुत ही उसकी आलोचना की थी। लेकिन ये बात फैक्ट है कि पूरा समाज हिंसा के आग में झोंक दिया गया, और किसी नहीं, सरकार द्वारा खुद। तो ये सब चीज़ें हुई हैं, ब्रुटैलिटीज़ की एक के बाद एक बहुत सारी खबरें आती रही हैं, चाहे वो स्त्रियां हों, चाहे वो बच्चे हों, सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से एट्रॉसिटीज़, प्रशासन की तरफ से एट्रॉसिटीज़। और बिकॉज दे आर द पावर, दे गेट अवे विद एनीथिंग, दे गेट अवे विद एनीथिंग। और दूसरी तरफ से जो आदिवासियों की तरफ से कोई भी आवाज़ उठती है तो उसे बहुत ही नेगेटिवली ब्रांड किए जाने की एक कह सकते हैं कि एक ट्रेंड चला हुआ है। उसे टाडा, यूएपीए, इस तरह के बड़े हॉरिबल जो डराने वाले कानून हैं वो लगाकर उस व्यक्ति को जेल के अंदर भेज दिया जाता है, प्रताड़ना दी जाती है। तो खैर बात यह है कि दोनों तरफ जो खून बह रहा है वो अपने हिंदुस्तानियों का ही बह रहा है, चाहे भाजपा हो या कांग्रेस। इन सरकारों ने कभी भी जो नक्सलवाद की समस्या है इसका एक ईमानदार हल के प्रयास नहीं किए। आपको कभी भी नहीं दिखेगा कि जो लोग आर्म्ड स्ट्रगल कर रहे हैं उनसे कोई बात की जा रही है या उन्हें रीच करने की कोशिश की जा रही है। हमेशा उसमें फैक्शनिज़म किया जा रहा है। अभी हत्याकांड होता है, उसके बाद फोर्सेस को पूरे गुस्से में आग बबूला होके
हथियारों के साथ अटैक करने के लिए कह दिया जाता था। वो बदला लेंगे, बदला लेंगे, वो जो संस्कृति ये चली आ रही है। अभी भी हत्याकांड हुआ है, आप देखेंगे कि कुछ वाइपिंग आउट वाला एक ऑपरेशन किया जाएगा और उसके बाद उसमें बहुत सी ऐसी मौतें होंगी जिसको जो वाकई में शायद वो उग्रवादी ना हो, वो हत्यारे ना हो, वो आतंकवादी ना हो, वो हथियारबंद ना हो, वो हिंसक ना हो, लेकिन उन्हें नेस्तनाबूद करने के लिए परिवार मारे जाएंगे, औरतें मारी जाएंगी। आपको याद हो कि साल 1.5 साल पहले गढ़चिरौली महाराष्ट्र में करीब 37 नक्सलवादियों के मारे जाने की खबर आई थी, जबकि उस खबर का पीछे जो खुलासा हुआ था वो ये था कि कहीं पर एक आदिवासियों का एक मेला लगा हुआ था, उनका एक अपना फेस्टिवल चल रहा था और वो उसमें वहाँ इकट्ठे थे। जब इकट्ठा देखकर फिर फोर्सेस को पता था और उन्होंने एक कोई और हत्याकांड हुआ था तो उसका बदला लेने के लिए उन्होंने उन 37 लोगों को भून डाला था। उसमें औरतें भी थी, बच्चे भी थे, उन्होंने नदी में कूद कर जान दे दी थी। तो इस तरह से अगर सरकारें अपना एक्ट करेंगी तो ये देश कहाँ बच जाएगा। आप अपने ही आदिवासियों को, अपने ही देश के नागरिकों को, अपने ही इंसानों का खून किस प्रकार से बहा सकते हैं? चाहे वो जवान हो, चाहे वो आदिवासी हो, वो आपका ही खून है। हमें इस बात को समझना होगा और इस समस्या का समाधान निकालना बहुत ज़रूरी है। पीपल्स वॉर ग्रुप एक नक्सलाइट मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन रही आंध्र प्रदेश में और मैं एक सर्वे पढ़ रहा था तो एक समय उसका आंध्र प्रदेश के एक बड़े इलाके में दबदबा होता था। एक तरह से उसकी पैरेलल सरकार चलती थी, टेरर के थ्रू ही चलती थी, लेकिन एक जो सर्वे था उस वो बताता है कि 85% जो उस इलाके के लोग थे वो पीपल्स वॉर ग्रुप की सरकार से खुश थे, क्योंकि वो उन पर अत्याचार नहीं कर रही थी, वो उनका एक्सप्लॉयटेशन नहीं कर रही थी, करप्शन भी वो उस उनके हिसाब से वो नहीं था। तो ये हमारी जो जनतांत्रिक ढंग से चुनी गई सरकारें हैं, ये क्यों नहीं इस प्रकार के शासन दे पाती हैं? तो कहीं ना कहीं जो है वो सरकारों को समझना होगा, आगे कदम बढ़ाना होगा। इतने वर्ष हो गए हैं, खून बह रहा है लगातार। सरकारों को मिल बैठ के बात करनी चाहिए। जो भी विद्रोही ग्रुप्स हैं और ये हमारे ही देश के लोग हैं, लैंड लॉक्ड एरिया, ऐसा भी आप नहीं कह सकते कि उन्हें विदेशों से कहीं मदद मिल रही है। वो अपने ही लोग हैं, अपनी संस्कृति, अपनी भाषा, अपने रहन सहन के तरीके, अपनी जल जंगल ज़मीन बचाना चाहते हैं। और सरकारों को पूंजीपतियों के दबाव में ना आकर, मैं आइडियलिस्ट बात कह रहा हूँ, हालांकि ऐसा होने वाला नहीं है, फिर भी सरकारों को पूंजीपतियों के दबाव में ना आकर अपने आदिवासियों की बात सुननी चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि ये जो डेडलॉक है ये ख़त्म हो और सभी की ज़िंदगी खुशहाल बने। और क्यों हमारे जवानों का खून इस तरह बहे? वो कोई खून कोई इतना सस्ता तो नहीं है, वो हमारे लोग हैं और इस तरह से कोई भी जान देता है, जान खोता है, आप तो उन्हें, जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, सीआरपीएफ है, बीएसएफ है, एसएसबी है, आप इन लोगों को तो शहीद तक नहीं मानते पेपर्स में। उनकी ज़िंदगी कितनी कठिन है मैं जानता हूँ, मेरे कुछ मित्र हैं, कुछ संपर्क हैं, वो बताते हैं। तो क्यों ना हम इसको एक पीसफुल सॉल्यूशन की तरफ ले जाएं, एक नया इनिशिएटिव लें। मैं सरकारों से यही चाहूँगा कि वो कुछ ऐसा ग्राउंड ब्रेकिंग करें जहाँ पे विन विन सिचुएशन हो और इसमें यही फ़ायदा होगा कि दोनों तरफ खून बहना भी बंद होगा और शायद प्रकृति को भी थोड़ा सा आराम मिलेगा। तो ये हमें करना चाहिए।